Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का. बेसिकली मॉक टेस्ट होगा, इसको टेस्ट की फॉर्म में ही लीजिएगा. स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे, हालांकि मैं डिस्कस भी करके चलूंगी साथ में, क्योंकि जरूरी है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे. क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के कह सकते हैं, एकदम जिस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं. अराउंड 25 क्वेश्चंस हम करेंगे. 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में अगर सीटेट की बात करूं. इसके अलावा जो लोग सीटेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी पब्लिक की कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस की कर रहे हैं, चाहे वो DEET+B की कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट की कर रहे हैं, या किसी भी अदर एग्जाम की, चाहे वो रीट क्यों ना हो, ये सेशन आप देखिएगा. एक अच्छे क्वेश्चन का एनालिसिस रहेगा, थोड़े फ्रेश क्वेश्चन होंगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. ये मॉक टेस्ट 1 होगा आज के लिए, और इस तरह के मॉक टेस्ट बीच बीच में करते रहेंगे. 20, 25, 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, थोड़े नए नए से क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया रहे. लेवल वही है, टॉपिक्स वही है ऑब्वियसली, लेकिन तरीका बदल जाएगा क्वेश्चंस को पूछने का, ऑप्शंस को, और कुछ टॉपिक्स भी आपको नए सीखने को मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एक बार मैं देख लेती हूँ कि आप लोग लाइव हैं कि नहीं. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चंस पढ़ करके खुद समझिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी. टेस्ट की तरह लीजिएगा इसको, क्योंकि प्रॉब्लम वही आती है. मैं अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो आप आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप खुद समझ पाए, वो है असली खेल. ठीक है बात. तो प्रैक्टिस भी थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम बात करें तो एक बार मैं देख लेती हूँ चीजें ठीक से चल रही हैं या नहीं. लाइक शेयर आप करते रहिएगा, जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएं, उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव माहौल बना रहेगा. बाकी तो कुछ नहीं होगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ये मॉक टेस्ट 1 रहेगा. इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. मैं आंसर्स मार्क कर दूंगी, ऐसा प्रयास रहेगा, है ना. लेकिन ये सेशन डिस्कशन वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आंसर्स से नहीं होगा. लेट्स लर्न स्क्वाड आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, 1,60,000 लोग हम वहां भी जुड़े हुए हैं. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो. खैर, आते हैं आगे. फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फटाफट से सॉल्व करते जाइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए. हाँ, आज स्पेशल क्लास नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई है, नेटवर्क का इशू था. आज दिन में कुछ और इशू था, वो मैं कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है. रात को 11 बजे वाले सेशन में लगा देंगे उसको, कोई इशू नहीं है. ठीक है, वो 15 क्लासेस होनी है, 15 होंगी ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी. क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवल ऑफ टीचिंग. टीचिंग का स्तर, लेवल, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कहीं ना कहीं नहीं किया हुआ है तो भी मैं करूंगी, है ना. बताओ एक बार. ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, कई लोग बी भी कह रहे होंगे. बिल्कुल कह रहे हैं. देखो बी जो है वो ऑप्शन लेवल नहीं है, ये फेज है. फेजेस ऑफ टीचिंग में इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये होगा फेज. फेजेस ऑफ टीचिंग है. बट अगर पूछे लेवल ऑफ टीचिंग तो आंसर होगा रिफ्लेक्टिव, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है. ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या इसमें नहीं है, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ऐसा मैं मान के चलूंगी. ये प्रोजेक्टिव, समेटिव, ये कोई लेवल नहीं है टीचिंग के. 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो. एक लेवल है आपका जो सबसे इनिशियल लेवल, बहुत ही छोटा सा स्तर कहेंगे उसको, बहुत बड़ा स्तर नहीं मानेंगे, जिसको हम कहते हैं मेमोरी लेवल, यानी याद करने या स्मृति के लेवल पे. कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो स्मृति के लेवल पे टीच करेंगे, यानी कि आपको याद हो जाए चीजें, या एक फैक्ट्स आप तक पहुंच गए. दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी जो समझा करके आपकी समझ तक पहुंचती हैं चीजें. जैसे मेमोरी लेवल क्या हो सकता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने याद कर लिया, मीनिंग बाद में समझ भी आया, नहीं भी आया, लेकिन आपको याद है ना. अंडरस्टैंडिंग में आप समझते हैं चीजें. तीसरा लेवल है रिफ्लेक्टिव, जो सबसे हाईएस्ट है इनमें और बेहतर भी है. चिंतनशील कहेंगे इसको, या चिंतन स्तर कहेंगे, जहां शिक्षक या जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपको मजबूर करे सोचने पर, आपको चिंतन पर, रिफ्लेक्ट करने पर, थिंकिंग पर आपकी फोकस करे कि आप अगर अच्छा ऐसा है, हमने पढ़ा है तो इससे विचार करके बताओ. हमने पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में पढ़ा, तो अब ये भी बताओ कि इसके तरीके कैसे हो सकते हैं, इनको कैसे सॉल्व करें, आपने क्या समस्याएं देखी हैं, इसके बारे में आपके पास क्या एक इंफॉर्मेशन है. तो वो एक प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाएगी, जिसमें हम चिंतन को फोकस कर रहे हैं, समझ के साथ साथ हम चिंतन पे बात कर रहे हैं. दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो ये 3 लेवल्स हैं. और इसके अलावा इंटरएक्टिव फेज की, आप फेजेस की बात करूं तो 3 फेजेस की बात होती है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव. यानी कि प्री एक्टिव फेज है कि तैयारी, प्रिपरेशन के दौरान. इंटरएक्टिव है जब क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा हो. पोस्ट एक्टिव है जब आप बाद में क्वेश्चंस पूछते हैं. तो वो हो गए फेजेस. लेकिन ये है क्या, लेवल्स ऑफ टीचिंग. मेमोरी यानी स्मृति का स्तर, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर, और तीसरा स्तर है रिफ्लेक्टिव, जो हाईएस्ट माना जाएगा इन तीनों में. ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू.
आप अपनी कक्षा की जो अटेंशन है, ध्यान है, अवधान है, उसको कैसे आकर्षित करेंगे एक शिक्षक के रूप में? बताइए एक बार। कोई बात नहीं, मैंने माने कहा रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने स्पेशल क्लास में ये मैशअप सीरीज में किए हुए हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी समझेंगे। वहां आप लोग टेस्ट की तरह ही अटेम्प्ट करने में ज्यादा रहते हैं, पोल के रूप में। बताओ एक बार। और ये सीडीपी के ही सिलेक्टेड मैं कराऊंगी, बाकी सब्जेक्ट्स वहीं डिस्कस होंगे मैशअप में ही। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, मतलब स्ट्रीमलेस वेरिएशन। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माइक्रो टीचिंग मैंने चैनल पे कराई है, आई थिंक कराई है, जिसमें मैंने स्किल्स डिस्कस की हुई हैं। माइक्रो टीचिंग में कुछ स्किल्स होती हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये टीचिंग स्किल का एक हिस्सा है जिसको स्ट्रीमलेस वेरिएशन कहते हैं। आपके जेस्चर्स में, ये जो हाव भाव है, मेरी आवाज में उतार चढ़ाव, ये सब क्या है? अटेंशन को गेन करने का तरीका है। क्लासरूम में आप बीच में पॉज ले लेते हैं, चुप हो गए किसी बात पर, किसी बात को अलग तरीके से कह दिया, जेस्चर्स आपके शो कर रहे हैं किसी चीज को, ये अटेंशन ग्रैबिंग चीज है, स्ट्रीमलेस वेरिएशन कहते हैं इसको। स्किल ऑफ स्ट्रीमलेस वेरिएशन कहेंगे। सिर्फ चिल्ला करके बोलने से नहीं चलेगा, डायग्राम ड्रॉ कर देने से नहीं चलेगा, ब्लैक बोर्ड पर लिख देने से नहीं चलेगा। सबसे बेहतर तरीका है अटेंशन गेन करने का यहां स्ट्रीमलेस वेरिएशन, यानी कि जो भी आप इसको कहना चाहें हिंदी में, उद्दीपक भिन्नता और वॉटएवर। सीटेट 2020 देखो कब होता है, दिसंबर में होगा जहां तक है उम्मीद, तो यही जताई जा रही है। क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर अ स्टूडेंट नीड्स फॉलोइंग लाइफ स्किल्स, यानी कि लाइफ स्किल्स की बात हो रही है आजकल पेपर्स में भी, और वैसे भी देखा जाए तो लाइफ स्किल्स मतलब जीवन को जीने के कुछ कौशल भी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर या आपको सिर्फ 4 किताबें पता है उतना काफी नहीं है, ठीक? तो लाइफ स्किल कौन सी? एक पॉजिटिव व्यवहार माना जाएगा, अडेप्टिव व्यवहार माना जाएगा, एक बेहतर लाइफ स्किल मानी जाएगी जो एक व्यक्ति के, एक बच्चे के व्यवहार में होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस देख करके बताइए, टेस्ट की तरह लीजिए इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही है भाई। 3200 लोग देख रहे हैं, 2100 लोग लाइक कर रहे हैं। कहाँ हैं ये 1100 लोग हैं? कहाँ लेके जाओगे ये लाइक को? लाइक करके जाया करो, शेयर भी किया करो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पॉजिटिवली कुछ डिस्कस करते हैं। बताओ एक बार। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखो लाइफ स्किल्स में बेसिकली, इस पे किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में। लाइफ स्किल्स जीवन कौशल की यदि मैं बात करूं, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बच्चा है यदि क्लास में, तो एक दूसरे से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ठीक ठाक हो, एक दूसरे की बात को समझ पाए, समझा पाए अपनी बात को। ये एक बेसिक चीज है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन की। आप कहीं जा भी रहे हैं रोड पर, तो एटलीस्ट आप मुंह खोल के रास्ता पूछेंगे किसी से, तभी तो आपको कुछ गाइडेंस भी मिल पाएगी। वो बात अलग है, आजकल गूगल मैप है, लेकिन ये हमारी स्किल्स हैं लाइफ की, कि आप कैसे किसी शॉप पे भी जा रहे हैं तो एक डिस्कशन शुरू हो जा रहा है, ठीक? आगे बढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि आप डिसीजन ले पाए। ये चीज बच्चे में बचपन से ही आपको डालनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें लाइफ के प्रति। ये लाइफ स्किल्स हैं हमारी, कि हम एक डिसीजन ले पाए। कई लोगों को डिसीजन लेने में बिल्कुल सरदर्द हो जाता है, दैट मीन्स वो वाली लाइफ स्किल कमजोर है। फिर है कोपिंग विद इमोशंस एंड स्ट्रेस। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स कहेंगे। कि हम इंसान हैं यदि, तो इमोशंस तो होंगे हर हालत में, हर किसी में इमोशंस होंगे, स्ट्रेस भी आएगा अगर लाइफ है तो। बट आप इसके साथ कोप कैसे करेंगे, यही खेल है सारा। एक जिसको आप सक्सेसफुल कह दे रहे हैं, और एक अनसक्सेसफुल, किस टर्म में? लाइफ के टर्म में, ठीक? तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। ये सारी क्या है? लाइफ स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। आपको जरूरत है ये स्किल्स डेवलप कराने की, चाहे आप गेम्स के थ्रू कराएं कोऑपरेशन, चाहे आप कॉम्पिटिशन, कोई डिस्कशन डिबेट के थ्रू कराएं, किसी भी तरीके से जब आप अपने क्लासरूम में चर्चा के थ्रू कराएं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओरल गाइडेंस इज इफेक्टिव इन, मतलब कि मौखिक मार्गदर्शन, मतलब मौखिक रूप से मैंने आपको कह दिया, गाइड कर दिया, एक तरीके से बता दिया कि एक काम करना। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं कल परसों बैंक गई थी, तो वहां एक एम्प्लॉय थे, तो उनकी बेटी को मान लो वो पढ़ना था, सीटेट पढ़ना था। अब ठीक है, एक डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा आप मेरी बेटी को बता दीजिएगा, बस डिस्कशन कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये ओरल गाइडेंस, अच्छा मैंने बता ही दिया कि चलो ठीक है यार, ईवीएस में ये कर लेना, सीडीपी में ये कर लेना, या लाइफ में ये कर लेना, वो डिपेंड करता है उनका टॉपिक क्या है पूछने का, या किसी का भी। अगर आप किसी को ओरली गाइड कर रहे हैं तो ये चीज प्रभावी कम कहां है, लेस प्रभावी है। ओरल गाइडेंस कम प्रभावी कहां है? किस चीज को गाइड करने में ओरल गाइडेंस कम प्रभाव डालेगी? अब इसमें से कई लोगों ने गलत कर दिया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए एक बार। बी ऑप्शन, जितने लोग बी दे रहे हैं
ये डिस्कशन का नतीजा है शिक्षण कौशल। देखो आप ओरली फैक्ट्स को बता सकते हो, भाई मैं ये बता सकती हूँ कि ये 30 नंबर है पेडागोजी के और ये किताब है इसमें से आ जाएगा, या आप मेरे सेशंस देख रहे हो तो आ जाएगा, फैक्ट है क्योंकि सिलेबस है वो, एटलीस्ट 30 नहीं तो 27 तो आएंगे ही, ठीक। या अगर हम बात कर रहे हैं कोई एक फॉर्मूला है, कोई एक चीज है, कोरोना वायरस, या कोई और भी कोई साइंस का टॉपिक है, क्या है, फैक्ट्स हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बिल्कुल क्या कहें एकदम इंप्लीमेंटेड है या फिर प्रूव्ड है अपने आप में। तो फैक्ट को आपने बता दिया कि अच्छा भाई सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, फैक्ट है। देश की राजधानी है दिल्ली, फैक्ट है। तो ओरली तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्याजे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोल करके बता दिया, आप समझ गए। या कोई और चीज का कॉन्सेप्ट है, ये पेन का कॉन्सेप्ट है, आपको बोल करके बता दिया, समझ गए। फोन का कॉन्सेप्ट है, आपको बता दिया और आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे कम प्रभावी ओरली एक्सप्लेन करने में, हाँ मतलब न्यू दिल्ली, यार दिल पे ले जाते हो आप लोग भी, समझा करो। अगर ओरली एक्सप्लेन करने की बात करें तो टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स क्या है, वो आप स्किल किसी को स्विमिंग आप बोल करके नहीं सिखा सकते। हो सकता है आप उसको इंफॉर्मेशन दे दें, उसको हेल्प मिल जाए, लेकिन स्किल सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो करके देखे उस चीज को, प्रैक्टिस करके आएगी टीचिंग। डॉक्टर अगर है ठीक है, एजुकेशन की है, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स स्किल्स को ओरली समझाना थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, कम प्रभावी है। स्विमिंग 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 की बात करते रहे आप और पानी में जाकर के डूब जाएं कितना भी पढ़ के, तो होगा क्या फिर। मतलब स्किल्स के लिए ओरल गाइडेंस से ज्यादा जरूरी है कि आप एक्टिविटी कराएं या प्रैक्टिस में लाएं उस चीज को। तो स्किल्स पढ़ाने के लिए या स्किल्स सिखाने के लिए ओरल गाइडेंस लेस इफेक्टिव है बजाय के 4 ऑप्शंस के। होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, इसमें गलतियां खूब हुई होंगी। देखो अप्रोच देखना कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जा रहे हैं, लैंग्वेज क्या है। अगर आप इसको देख करके समझ नहीं पाए कि ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन, किस चीज में लेस इफेक्टिव है, आपने सीधा कह दिया फैक्ट्स में। अरे यार बोल करके फैक्ट्स तो बताए जा सकते हैं, बहुत आसानी से तथ्य बताए जा सकते हैं। बाबर कब आया था बता सकते हो आप। आगे बढ़ेंगे। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट इज, भाई एक इमोशनली स्टेबल, इमोशंस पे एक क्वेश्चन आता ही है आपका ज्यादातर जगह पर। इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से या संवेगात्मक रूप से। हम सभी इमोशंस हैं और मतलब सॉरी ह्यूमंस हैं और हम सभी में इमोशंस हैं। तो भावनात्मक रूप से स्टेबल इंसान या मैच्योर व्यक्ति आप किसको कहेंगे, इमोशनली, जो इमोशनल कंट्रोल जिसका हो, इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरीके से जिसके अंदर हो। इन 4 ऑप्शंस में से पहचानिए। पहला ऑप्शन है मेंटेन्स कॉर्डियल इंटर रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स, जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार है। ठीक है, हर टाइम लड़ाई नहीं होती रहती है, कभी किसी से कुछ अनबन हो गई तो हो गई, नहीं तो एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, बात तो ठीक है। डज नॉट इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर क्लासमेट्स, यानी दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन ठीक नहीं है, हर किसी से लड़ता ही रहता है, तो ये तो इमोशनली स्टेबल व्यक्ति की निशानी नहीं हुई। फिर है डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी न्यू आइडिया, पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो इसका इमोशन से बहुत ज्यादा क्या कहें संबंध नहीं है, बट कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड है, अपने आप को अलग थलग किया हुआ है। या फिर डज नॉट रेस्पेक्ट द आइडियाज गिवन बाय अदर क्लासमेट्स, अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तो खुद को लेके आप इनसिक्योर नहीं होंगे, किसी के कुछ कह देने से एकदम दुखी नहीं हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आप रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप दूसरे लोगों के आइडियाज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट ही करते रहेंगे, दैट मीन्स आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, जो बच्चा कॉर्डियल रिलेशनशिप यानी कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है अपने विद्यार्थियों से, सबकी सबसे यारी दोस्ती है, कह लो एक ओके ओके व्यवहार है एटलीस्ट, तो वो इमोशनली स्टेबल है। क्लियर हो गई बात इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका एक और उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बच्चा इमोशनली, कौन सी एक निशानी या कौन सी एक विशेषता इमोशनली मैच्योर बच्चे की नहीं है या इमोशनली स्टेबल बच्चे की नहीं है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा वो बच्चा जो झगड़ा करता रहता हो एक दूसरों से, या फिर कोई और इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन में नॉट लगा दे, चाहे कैसे भी घुमा के पूछे, आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहला काम है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ के समझ पाए कि पूछा क्या है, और फिर ऑप्शंस में से बेस्ट क्या है वो देख पाए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बड़ा फेमस सा रेट्रो सा क्वेश्चन है ज्यादातर सब जगह कि विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। मैंने अभी 2020 वाली सीरीज में भी सीडीपी में कराया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत, कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरा है प्रिडिक्टेबल यानी पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, तीसरा है डायनेमिक है, एंड लास्ट वन इज योर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बताइए
आंसर कीजिए। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, सही चल रही है ना स्पीड? ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार आंसर सिंपल हो जाएगा। आर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो मॉडिफिएबल हो सकता है, परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन पीछे बैक गियर मार के नहीं जा सकते। आज आप 20 साल के हैं, कल आप 17 के नहीं हो सकते, है ना? आज आप एडोलेसेंस में हैं, कल आप अर्ली चाइल्डहुड में नहीं जा सकते। ठीक है बात? तो रिवर्सिबल नहीं है, आप पीछे रिवर्स नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, मॉडिफाई का ऑप्शन इस बार आया था पेपर में 2019 में दिसंबर में, तो उसको रिवर्सिबल मान लिया कई लोगों ने, उसमें गलती हुई होगी। फिर आप प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, बिल्कुल हम एक कहावत बहुत बार यूज करते हैं मैं और आप मिलकर के, कि ऐसे कहा जाता है, बहुत ही देहाती कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। दैट मीन्स आपने बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड या फिर छोटी एज में ही उसकी विशेषताओं को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अनुमान लगा लिया कि ये इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। अब वो चाहे स्कूल आने के बाद टीचर ने देखा इसका किस किस चीज में रुचि है, इसका एप्टीट्यूड क्या है, वो कैसे चीजें करता है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो। ठीक, दैट मीन्स प्रिडिक्टेबल है कुछ हद तक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी भविष्यवाणी ऐसी कर दी है कि एज इट इज होगा, बट कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हो। डायनेमिक प्रोसेस है, बिल्कुल बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये पूछा भी जाता है। तो PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, विकास के। बाकी के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव में आ जाएगा, सोशल में मॉरल डेवलपमेंट जुड़ जाएगा, तो उनको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम्ब टू टूम्ब चलेगी, यानी कि आपके गर्भ से कब्र तक जाएगी, ये कह सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे हम तो कब्र में जाएंगे ही नहीं, बट ये एक स्टेटमेंट है, भावनाओं को समझें, शब्दों पर ना जाएं। ठीक, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। इसमें खूब भरपूर गलतियां आप करेंगे क्योंकि आप पढ़ेंगे जल्दी में। बताइए एक बार, आंसर कीजिएगा शांति से। कौन है ये जिसको इतनी हंसी आ रही है? राघव, प्रियल, आप मेरे साथ वहां जुड़े होगे। ग्रेट नितिका, बहुत बढ़िया। दिव्या कह रही है लाइक कर दो सभी। सही है, आपकी स्पीड जैसी भी रहे हमें आदत है। अरे बहुत बढ़िया, आंसर कर दो इसी बात पे। मक्खन से नहीं चलेगा, आंसर से चलेगा, और आंसर आप गलत करोगे कई सारे लोग। बहुत बढ़िया, जिन्होंने पहले मेरे साथ में डिस्कशन किया हुआ है वो आंसर कर रहे हैं C, अदरवाइज आप लोग आंसर कर रहे हैं कई लोग D, और D इसका आंसर नहीं होगा। ये मैं डेवलपमेंट वाले सेशन में भी डिस्कस कर चुकी हूं कि फास्टेस्ट की अगर बात हो इन सब में, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे तेजी से, तो इन्फेंसी होगा जन्म के बाद। ठीक, प्री नेटल पीरियड यहां दिया नहीं है, नहीं तो प्री नेटल पीरियड गर्भावस्था हो सकती थी, क्योंकि वहां आप एक सेल से एक बड़ा सा बच्चा बन जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सबसे तेजी से इन्फेंसी में है, यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। क्लियर हो गई बात? अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। यदि पूछे कि सबसे तेज भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट कहां होगा, तब आप अर्ली चाइल्डहुड लगा दोगे। सबसे तेज सामाजिक विकास, सोशलाइजेशन कहां होगा, तब आप अर्ली चाइल्डहुड लगा दोगे। लेकिन सबसे तेज यदि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पूछ रहा है, स्पेशली फिजिकल ग्रोथ के टर्म्स में, तो आंसर होगा इन्फेंसी। इन्फेंसी से कम हो जाएगी स्पीड अर्ली चाइल्डहुड में। स्पीड अभी भी तेज है लेकिन इन्फेंसी से कम है। ठीक, और इन्फेंसी में कम है प्री नेटल से, तो जन्म के बाद सबसे तेज इन्फेंसी। लेटर चाइल्डहुड तो 7 से 11 है। आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर। बच्चों में काउंसलिंग जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज में काम आएगी, ये बात पूछी है हमसे। बताइए एक बार। बहुत दिन बाद आपको आज पढ़ने की इच्छा हुई, टेस्ट लगाने की इच्छा हुई। 4000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं बिल्कुल एंड मोमेंट पर, दैट इज ग्रेट। कॉल माई नेम। अभिनंदन बोरा। अब कोई मत कहिएगा नाम के लिए, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा सेशन। क्विज भी है, मुझे लगा छुट्टी है। चलिए देखिए एक बार। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, बात तो ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है? जनरली किसी एक समस्या पे होती है व्यक्ति की। आप करियर भी काउंसलिंग लेने जा सकते हैं, आप पर्सनल इश्यूज पे, किसी को साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तब भी जा सकते हैं। दैट मीन्स ये विश्वास के लिए कि हाँ ये काम आप करेंगे। कौशल विकसित करने का काम गाइडेंस और काउंसलिंग का नहीं है, नॉलेज एनहेंस करने के लिए नहीं है, मेकिंग देम वर्ल्डली सक्सेसफुल ये भी कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, किसी चीज के प्रति उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करेगी और फिर आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे, ये कह सकते हो आप। ठीक, आपको एक डायरेक्शन देने में मदद करती है, ये कह सकते हैं।
सफलता और असफलता एक डिफरेंट चीज हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के लक्षण बता दीजिए बहुत तेजी के साथ। मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में कराया हुआ है FFOE, यानी क्या होगा, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। ये 4 एलिमेंट हैं क्रिएटिविटी के। ऑप्शन बता दीजिए इसी बात पे। अभी सिंपल आंसर है, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ओरिजिनलिटी मतलब जो क्रिएटिव है वो कुछ नया सोचेगा, कुछ मौलिक सोचेगा, कॉपीड नहीं होगा आइडिया। फ्लुएंसी यानी बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ऐसा नहीं है एक आइडिया आया। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन है, रिजिड नहीं है कि एक तरीके से काम नहीं बना तो दूसरे से नहीं सोचेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर। कितने क्वेश्चन हो गए आज तो पता ही नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 10 है टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, टेस्ट के रूप में लेके चलेंगे। टीचर्स को किस तरह के टीचिंग मेथड्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत है सबसे ज्यादा? फटाफट से बताओ। 4 ऑप्शन है, लेक्चर मेथड, इंटरैक्टिव, नैरेटिव्स या नन ऑफ द अबव। सबसे ज्यादा पूछा है, बताओ एक बार। आनुवंशिकता स्थिर है, फिक्स्ड है। गतिशील आपका पर्यावरण है जो कि डायनामिक है। चेंजेस हेरिडिटी में भी आते हैं बट इतनी आसानी से नहीं। जिराफ की गर्दन एक दिन में नहीं लंबी हुई थी। आंसर क्या होगा? इंटरैक्टिव मेथड्स। वो मेथड्स चाहे वो डिबेट हो, डिस्कशन हो, एक्टिविटी प्लान करके प्रोजेक्ट मेथड हो, जहां पे बच्चे इंटरैक्शन में हैं, एक्टिव हैं। नैरेटिव में और लेक्चर मेथड में बच्चे एक्टिव नहीं है ज्यादा, टीचर ज्यादा एक्टिव है। आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचर, अभी मैंने 3 लेवल्स आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का जो टीचर है वो क्लासरूम सिचुएशन को कैसे डील करेगा ये बताइए। लिसनिंग द लेक्चर, टेकिंग नोट्स फ्रॉम द लेक्चर, मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन या प्रमोटिंग इंटरैक्शन। सिंपल बात है, अगर आपको चिंतन को प्रमोट करना है, थिंकिंग को प्रमोट करना है, तो आपको इंटरैक्ट करना होगा, क्वेश्चंस पूछने होंगे, डिस्कशंस करने होंगे। सिंपल बात, छात्रों और शिक्षक के बीच बातचीत या इंटरैक्शन को, अन्योन्य क्रिया को, अंतः क्रिया को बढ़ावा देगा वो शिक्षक जो सोचने पे मजबूर करे, चिंतनशील प्रक्रिया पर फोकस करे। आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट्स सोशल डेवलपमेंट इज। यानी कि अब ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें खूब गलतियां होंगी आपसे। ठीक, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी मुख्य विशेषता एक किशोर के सामाजिक विकास के संदर्भ में, यानी सोशल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक एडोलेसेंट के लिए, जो कि टीनेजर है एक तरीके का, 18-20 साल, मतलब 12 से 19 के बीच में है, कहीं 12 से 18 के बीच में है, कहीं WHO की माने तो 10 से 19 के बीच में है। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। अरे क्या बात है, सबने देख लिया क्या ये सेशन? बी भी कह रहे हैं कई लोग, तो यही गड़बड़ है। ये पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं पूछा। अगर संज्ञान उसकी बुद्धि के विषय में पूछता तब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह देते, थॉट के बारे में नहीं पूछा। पूछा क्या है? सामाजिक विकास, समाज के पक्ष में। तो समाज के पक्ष में एरिक एरिक्सन की थियरी है, उसमें बात हुई है आइडेंटिटी क्राइसिस की। ये एज ऐसी है जब बच्चा, मैं करियर में क्या करूं, मैं हूं कौन, ये सारी चीजें उसके सामने आती हैं। यानी आइडेंटिटी, अपनी पहचान समाज में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मैं कहां स्टैंड करता हूं इन सबके बीच में। ठीक, एरिक एरिक्सन की थियरी देख लेना, 2-3 बार कराई हुई है सर्च करके यूट्यूब पर ही। आगे बढ़ेंगे। समाज के पक्ष में पूछेगा तो आइडेंटिटी, संज्ञान के पक्ष में पूछेगा तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या कुछ भी ना लिखा हो तो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक आप जा सकते हैं। देखिए, कोहलबर्ग बिलीव्स दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन एक सीटेट में। कोहलबर्ग का मानना है कि, आंसर कीजिए फटाफट से, देखिए इसको पढ़िए और बताइए कोहलबर्ग का क्या मानना है। और 4200 लाइक भी कीजिए, 3600 लाइक है आपके, 700-800 लाइक की कमी है, 500 लाइक की कमी है। मैथमेटिक्स जो है बेच के खा लिया मैंने आजकल, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर पढ़ के। देखो एक बार आंसर कीजिए। साइड, अच्छा ठीक है। देखो जो लोग आंसर कर रहे हैं, ये डी वाला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी थी उससे प्रभावित थी, कॉपीड नहीं थी, इंस्पायर्ड थी कोहलबर्ग की रिसर्च, जिसमें पियाजे की थियरी क्या कहती है, कॉग्निटिव स्तर आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। उसी तरीके से उन्होंने कहा जैसे जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है, आपका संज्ञान, आपका दिमाग डेवलप होता है, वैसे वैसे आपके मॉरल डिसीजंस में भी परिपक्वता आती जाती है। इसीलिए अलग अलग एज के बच्चे अलग अलग रीजनिंग देते हैं मॉरलिटी की। ठीक है बात भाई, एक बच्चा जो ये कहता है कि चोरी नहीं करनी क्योंकि डांट पड़ेगी, लेकिन दूसरा बच्चा जो कि एक गलत बात माने इसको, दैट मींस 2 अलग लेवल पे हैं। एक बच्चा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पे, दूसरा बच्चा है गुड गर्ल गुड बॉय पे। मतलब इस तरह का अंतर है, यानी एज के अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस चेंज होंगे। फाइनल लेवल ऑफ मॉरल जजमेंट रीच डिपेंड्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसा नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा है कोहलबर्ग ने कि सार्वभौमिक स्टेजेस हैं, यानी यूनिवर्सल हैं।
चाहे यूएस में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, अमीर के घर जाओ, गरीब के घर जाओ, सबके लिए सेम है ये स्टेजेस। फिर है लेवल्स ऑफ मॉरल जजमेंट अनफोल्ड इन आर रैंडम ऑर्डर। रैंडम नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्डर है कि प्री कन्वेंशनल है तो उसमें पहली स्टेज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, फिर म्यूचुअल एक्सचेंज है, फिर दूसरा लेवल आएगा, फिर उसमें 2 स्टेजेस होंगी। फिक्स्ड लेवल है, रैंडम नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। मूवमेंट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज, ये बात सही है आपकी, बाकी सारी बातें गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। 14th क्वेश्चन देखो एक बार। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रोसेसेस ऑफ अडेप्टेशन गिवन बाय प्याजे। प्याजे ने कुछ चीजें बताई थी और मैंने भी आपके साथ अभी डिस्कस की थी, प्याजे वाइगोस्की की थ्योरी कुछ दिन पहले ही हमने की थी। फटाफट से बताओ, समझी नहीं अभिनंदन क्या कह रहे हो? आंसर कीजिए फटाफट से, थोड़ी स्पीड तेज करेंगे। बहुत बढ़िया। 14th का ए, सेंसेशन। एग्जैक्टली, उन्होंने सेंसेस की तो बात की लेकिन वो एक डिफरेंट सेंस में की है। ये तीनों चीजों की क्लियर बात हुई है, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। इसको जानने के लिए प्याजे की थ्योरी देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। मल्टीग्रेड टीचिंग इज दैट वेयर इन। मल्टीग्रेड टीचिंग के बारे में बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से बताइए मल्टीग्रेड टीचिंग है क्या? ये मल्टीग्रेड नहीं कहते, उसको कहते हैं हम एक्सीलरेशन, जब एक साल में 2 क्लास कर ले। सिंपल बात है, आर टीचर हैज टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन 1 क्लास एट द सेम टाइम। मल्टीपल ग्रेड्स के बच्चे अवेलेबल हैं उस कक्षा में, ठीक? ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। आ स्लो लर्नर नीड्स, एक स्लो लर्नर को किस चीज की आवश्यकता होती है जरा बता दीजिए। तो एक स्लो लर्नर को आवश्यकता होगी किसकी? एक्स्ट्रा हेल्प की, स्पेशल हेल्प की, नो हेल्प की या सम हेल्प की। स्लो लर्नर वो बच्चा जो धीमे सीखता है बाकी बच्चों की अपेक्षा या बाकी बच्चों के कंपैरिजन में क्लासरूम के अंदर उसकी स्पीड कम है, औसत भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, उससे भी पीछे है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार टीचर का मेथड भी हो सकता है, कई बार टीचर का मेथड क्या, हाँ मतलब तरीका जो है, और उसका रुचि उसकी हो सकती है, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्लो लर्नर के, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके आईक्यू में ही कमी हो। बताइए एक बार। 16th का ए यानी एक्स्ट्रा हेल्प, बिल्कुल कह सकते हैं एक्स्ट्रा हेल्प। अब ये कैसी हेल्प होगी ये तो डिपेंड करेगा कि बच्चे को समस्या कहां है, क्योंकि धीमे सीखता है तो उसको एक्स्ट्रा आपको पुश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको हेल्प देनी पड़ेगी। अब ये स्पेशल हेल्प जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पेशल किसी एक ही तरह की दोगे, आप जैसी जरूरत होगी वैसी दोगे, ठीक है बात। नो हेल्प कहना गलत होगा। सम हेल्प क्या होता है? जब पीछे है तो एक्स्ट्रा हेल्प मतलब जितनी आप बाकियों के लिए कर रहे हो उससे आपको अलग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सिंपल है, क्योंकि स्लो लर्नर है। आगे बढ़ेंगे। द टर्म डेवलपमेंटल टास्क इज गिवन बाय, अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर आसपास के क्वेश्चन पूछने लग जाए पेपर मुश्किल बनाने के लिए तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि नहीं। बताइए एक बार, डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया था? कौन है वो महान व्यक्ति जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की बात की है? जरा नाम बता दीजिए। बी डी मिक्स्ड आंसर, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंटल टास्क की बात वाइगोस्की ने तो कभी नहीं की, ठीक। डेवलपमेंटल टास्क की बात की है हैविंगहर्स्ट ने। हैविंगहर्स्ट कहते हैं भाई अलग अलग स्तर पर, मान लो 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए कुछ टास्क होंगे कि 2 शब्द बोलने सीख जाएगा, खड़ा होना सीख जाएगा। 6 साल का बच्चा है तो चलना, दौड़ना, भागना सीख लेगा, जंप करना सीख लेगा, भाषा का विकास हो चुका होगा। मतलब हर स्टेज का कुछ ना कुछ एक टास्क है, कुछ ना कुछ एक काम है। उसी तरीके से डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं हैविंगहर्स्ट ने कि इस स्टेज में ये चीज उसको आती हो। तो ये नाम आप याद रखेंगे, हैविंगहर्स्ट, हरमन हैविंगहर्स्ट आई थिंक नाम है इनका, अगर कंप्लीट बात करूं। द मेजर शिफ्ट प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम 2005 ने किस एक मेजर शिफ्ट की बात की है, किस एक बड़े बदलाव की बात की है? तो वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखने की, बुक्स के थ्रू सीखने की, क्लास में सीखने की, या फिर टीचर के निगाहों के नीचे बिल्कुल मॉनिटरिंग में सीखने की? बताओ एक बार, आंसर कीजिए जल्दी से। 18th का ए कह रहे हैं आप लोग, यानी लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, अगर आप एनसीएफ की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, जो 5 मेजर गाइडलाइंस हैं, एनसीएफ पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत जल्दी रिवाइज भी कराऊंगी। अगर एनसीएफ की बात करूं तो लर्निंग इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, भाई अगर कंस्ट्रक्टिविज्म या जॉन डुई की भी बात माने तो वो कहते हैं लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, समाज में कोऑपरेशन के थ्रू होगी। और आपका जो एनसीएफ है वो भी कहेगा बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ दो, सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। मतलब सिंपल बात है कि जो लर्निंग है वो एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में हो। बाकी ये तीनों चीजों को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। टीचर को तो फैसिलिटेटर बताया है, इंपॉर्टेंट है, बट मॉनिटरिंग या डिक्टेटर नहीं बनना, फैसिलिटेटर बनना है, सुविधा दाता बनना है।
तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो लर्निंग, ऐसी सेटिंग्स में हो जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो। द टाइप ऑफ टीचर लव्स एंड केयर्स फॉर हर स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम डिसिप्लिन्स देम। टीचिंग का टाइप बताइए, वो टीचर जो अपने विद्यार्थियों को प्यार भी करे, उनकी केयर भी करे और डिसिप्लिन में भी रहे वो सारे के सारे। ये तो शायद यहीं की बात हो रही है लेट्स लर्न की, मजाक कर रही हूँ, खैर बहुत ही क्या चीजी लाइन है, नार्सिसिस्टिक लाइन लग रही है, खैर बताओ, बट सच तो सच है, क्या कर सकते हैं, कड़वाई होता है। बताओ एक बार, डेमोक्रेटिक है ये टीचर, नेग्लिजेंट है या अथॉरिटेरियन है या परमिसिव है? ये स्टाइल्स हैं टीचिंग के, पेरेंटिंग के भी होते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। 19A को लॉक कर दें। कौन है व्यक्ति? निशांत है आई थिंक इनका नाम, कीर्ति। देखिए एक बार, आंसर परमिसिव तो नहीं हो सकता, परमिसिव होता है ठीक है जैसे करना है कर लो, है ना। अथॉरिटेरियन भी नहीं, ये तो बिल्कुल डंडा ही हाथ में लेके अपनी मर्जी से ही चलेंगे। नेग्लिजेंट होता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये इग्नोरेंट है, बिल्कुल सुस्त हैं। आंसर होगा डेमोक्रेटिक। और आप, हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है, जहां सबको अपनी बात कहने का और सुनने का अधिकार है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक ही होना चाहिए टीचर को भी, जहां सबको मौका हो अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वो जब जरूरत हो तो वो डिसिप्लिन भी क्रिएट करें या ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए। वो लव, मतलब लव भी है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जहां आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा, जहां आपके इमोशंस मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई रोबोट हैं, मैं आऊं और थियरी पढ़ाऊं और ठीक है बाय बाय टाटा, है ना, वो नहीं होना चाहिए। एक कनेक्शन बनना चाहिए। दैट मीन्स लव, केयर भी है और डिसिप्लिन भी है। जब जरूरत है तो सीरियस होने की भी जरूरत है कि एग्जाम आ रहा है पढ़ लो, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। आज 20 में से 18 नहीं आए ना, तो घर वालों से कहना खाना ना दे एक दिन। देखो एक बार, द लॉ दैट कैन बी अप्लाइड टू द प्रोवर्ब। एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत पसंद आया मुझे ये क्वेश्चन। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस मतलब सफलता जैसा कुछ और है ही नहीं। तो लॉ ऑफ यूज है, डिसयूज है, रेडीनेस है या इफेक्ट है? बता दो। अभी थॉर्नडाइक पढ़ा था कुछ ही दिन पहले, आपको याद होगा। खाना खाकर देख रहे हैं, अंजलि कह रही हैं भाई साहब आप अपनी तैयारी पहले से करके आए हैं, है ना, कि आज हम कुछ अच्छा काम नहीं भी करेंगे तब भी खाना तो खा ही लें। बताओ एक बार, बताओ आंसर करो। लॉ ऑफ इफेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब कर दिया। ठीक, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत। जिस चीज का आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आप उसको दोबारा दोहराते हैं, जिसका नेगेटिव पड़ता है आप उसको नहीं दोहराते हैं। ठीक, आप उसको करने के लिए मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं जिस चीज का आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, जो कि सही बात है। तो हम सक्सेस का हम पे अच्छा प्रभाव है ये कह सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो प्रोवर्ब है, कहावत है, वो बनी है। आज सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हालांकि अभी क्वेश्चन मैंने और भी ऐड किए थे, बट 20 ही करते हैं। बाकी किसी और दिन या बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे, कल भी कर सकते हैं। आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए, क्योंकि जानना जरूरी है बीच बीच में कि आप कहाँ कितने पानी में हैं सीडीपी में। और कुछ कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैराथन भी आती रहेंगी, टेंशन ना लो। आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए ये आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिना कहे कर लीजिएगा, या मत कीजिएगा, जिसकी जो इच्छा हो कीजिएगा, बट मैं चाहूंगी कि आप करें, है ना, ताकि मैं और आप साथ में मिलकर आगे बढ़ पाए, है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, चलो इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा, कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर ऑब्वियसली। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, कल 20 क्वेश्चन और करेंगे, और मन किया तो किसी दिन मैराथन भी लगा सकते हैं। बट मैं चाह रही हूँ पहले वो थियरी वाली मैराथन पहले कंप्लीट हो जाए। ये लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च कर लीजिएगा। अब मैं दूसरी क्लास के लिए हो चुकी हूँ लेट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। सही बात है राहुल, पता नहीं कहाँ किसका क्यों क्या मन करे और कौन किसको क्या कहने लग जाए। मैं तो बेकार में किसी को कुछ कहती रहती हूँ नहीं, पता नहीं लोग अपने आप ही मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। वही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो रही है आजकल। जिसको देखो कुछ ना कुछ अपनी नई कहानी लेके आता है, इनको लग रहा है इनके बारे में बात हो रही है। इतना समय कहाँ है। मैं, आप और मुझसे ही फुर्सत नहीं है, काम काफी है करने को। तो आई डू नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी, बस ऐसे ही, जब तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, है ना। तो डू नॉट मिस इंटरप्रेट थिंग्स। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।